तो कौन से हैं 5 बेस्ट बजट और क्या है उनकी खासियतें, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ हैं रोहित सरन जी। आप एडिटोरियल एडवाइजर हैं इंडिया टुडे ग्रुप में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू थैंक यू। रोहित सर के बारे में बता दें कि इन्हें 30 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो आर्थिक मामलों से लगातार जुड़े रहे हैं। कई सारे बजट को उन्होंने काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। ऐसे में उनसे हम ये बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और जान पाएंगे कि हमारे देश के 5 बेस्ट बजट कौन से हैं। सर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग 5 बेस्ट बजट हमारे देश के आजादी के बाद से कौन कौन से हुए? थैंक्स। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, लेकिन इस सवाल के ट्रिकी होने का मैं इसलिए बात करूँ कि लोग दो तरह से बजट को अच्छा या खराब समझते हैं। एक तो ये कि बजट में बड़े बड़े पॉलिसी अनाउंसमेंट क्या हुए, दूसरा ये बजट ने सरकारी खर्चे को ठीक से चलाया या नहीं चलाया। तो जो हम लोग ने जो 5 अच्छे बजट इसमें सेलेक्ट किए हैं वो हैं जिन्होंने सरकारी खर्चे को बहुत अच्छे ढंग से चलाया। इसको देखते हुए हमारे पास 5 बजट ऐसे हैं जिसके कि अभी हम आपके साथ जिक्र करेंगे। ऐसे तो जैसा कि आपने बताया कि खर्चों को देखते हुए और सरकार किस तरीके से उसने एलोकेट किया, उसके हिसाब से आपने ये 5 नाम तय किए हैं। तो सबसे पहले तो पांचों बजट के नाम हम जानना चाहेंगे और किस कार्यकाल के दौरान ये बजट आए थे वो हम आपसे समझें। बिल्कुल। चलिए पहले ये बता दें कि लोगों को राइटली सारे लोग मनमोहन सिंह के 1991 बजट को हिस्टोरिक बजट माना जाता है और वो था भी उसमें कुछ, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज ये कि इस लिस्ट में वो नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक्चुअली जब वो बजट प्रेजेंट किया गया था तो सरकारी खर्चे की हालत बहुत ही खराब थी और वो हिस्टोरिक इसलिए बना क्योंकि इतनी खराब हालत हो गई थी देश की अर्थव्यवस्था की कि उसको बहुत ही बोल्ड पॉलिसी अनाउंसमेंट करनी पड़े। हम लोग ने जो 5 अच्छे बजट लिए हैं जिन्होंने सरकारी खर्चों पे बहुत अच्छी अपनी एक छाप डाली। तो पहला बजट इसमें से था 2003 और 4 का, जो कि जसवंत सिंह ने दिया था और हम अभी बताएंगे कि वो क्यों ऐसा था। फिर 2006 से लेकर 2008 तक भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी हालत में थी। तो उस समय के जो 3-4 बजट फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने दिए थे, उन्होंने बहुत सरकारी खर्चों पे बहुत अच्छी छाप छोड़ी। तो वो 3 शामिल हैं। और अभी एक पिछले बजट में एक सब्सिडी रिडक्शन का बहुत बड़ा काम हुआ जो कि निर्मला सीतारमण जी के प्रमुख है और वो एक हैं। तो इस तरह से 3 चिदम्बरम जी के, 1 जसवंत जी के और 1 निर्मला सीतारमण के, ये बजट हम लोगों ने 5 बेस्ट बजट चुने। जी रोहित सर, एक एक करके हम इन सभी बजट पर चर्चा करेंगे ताकि हमारे भी व्यूअर्स समझ सके कि इन बजट में क्या कुछ खास था और किस तरीके से ये हमारे देश के बेस्ट बजट्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2003 से 4 के बीच में जसवंत सिन्हा ने जो बजट पेश किया था, उसमें क्या खास रहा और किस कारण से आप उसे बेस्ट मानते हैं? ओके, तो पहले तो ये बताया तुमने कि ये इन 5 बजट में कोई बहुत अच्छा और कोई बहुत खराब नहीं है, क्योंकि इन 5 को अलग अलग क्राइटेरिया पे चुना गया है। तो ऐसा नहीं है कि जसवंत सिंह का बजट चिदम्बरम से अच्छा था, वो नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग पैरामीटर पे अच्छा था। तो जसवंत सिंह के जो बजट था 2003-4 का, इसने एक सरकारी कर्जे में सबसे ज्यादा घटावट लाई, इससे ज्यादा पिछले 30 सालों में। और ये भी मैं आपको बता दें कि हम लोग ने बजट, इन 5 बजट को सिलेक्ट करने के लिए 1990 के पहले नहीं गए, और उसकी वजह ये थी कि उस 40 साल पहले 90 के अर्थव्यवस्था बहुत दूसरे ढंग की थी, तो वो बजट भी दूसरे ढंग से बनते थे। 91 के बाद से बजट दूसरे ढंग से बनने लगे, इसलिए उन्होंने उसके पहले के बजट को नहीं देखा है। तो उसमें 1990 के बाद के 2003-4 का जो जसवंत सिंह का बजट था, उसने सरकारी कर्जे को 15% घटाया। कोई भी बजट पिछले 30 सालों में सरकारी कर्जे को इतना ही घटा पाया। तो जब कर्जा घटता है तो सरकार की एबिलिटी टू, मतलब सारे फाइनेंसेस ठीक ऑर्डर पे आ जाते हैं, देश का कर्जा घटता है। तो जसवंत सिंह जी के बजट के 2003-4 में कोई भी बजट 15% कर्जे को इतना नहीं घटा पाया जितना जसवंत सिंह के 2003 या 4 के बजट था। इसलिए ये हमारा 5 में से एक बेस्ट बजट है। जी, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि इन्होंने 15% तक जो कर्ज था उसे कम किया, उसका असर क्या देखने को मिला? और क्योंकि आगे आने वाले समय में ग्रोथ में भी कहीं ना कहीं इसका असर पड़ा होगा, तो वो आप किस तरीके से देखते हैं? हाँ, अब उसको इवैल्यूएट करना आसान है, उस समय मुश्किल। फाइनेंस मिनिस्टर डज नॉट कंट्रोल द एंटायर इकोनॉमी, नो गवर्नमेंट। आई मीन
वी बिलीव दैट फाइनेंस मिनिस्टर कैन कंट्रोल द इकोनॉमी बट नो फाइनेंस मिनिस्टर कैन। तो 3000, अब आप अभी से अगर देखें 2003-4 एक्चुअली वो साल था जब अगले 4 साल बहुत अच्छे होने वाले थे सरकारी अर्थव्यवस्था के लिए। 2005, 2006, 2007, जब 2008 तक के जब एंड में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो आई थिंक सरकारी रेवेन्यू जो होते हैं, जिसको टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, बढ़ने कस के शुरू हो गए थे उस साल से, और अगले कुछ सालों तक बहुत कस के बढ़े। और कर्जा इतनी कस के घटा पाना जसवंत सिंह जी के लिए पॉसिबल था, बहुत सारे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए पॉसिबल नहीं रहा होगा। तो उन्होंने वो काम किया जिसके लिए उनके पास मौका था, और उन्होंने मौका गंवाया नहीं। जी, तो ये जो कर्जे कम हुए, उसके बाद आगे आने वाले दिन में ग्रोथ हमारे देश को जरूर देखने को मिला। और फिर जो 2006-7 का बजट आया, जिसे पी चिदम्बरम जी ने पेश किया, वो भी आपके हिसाब से बेस्ट बजट में से एक है, तो उसके बारे में भी हम अब जाना है। हाँ, सो 2006-7 का बजट इसलिए वन ऑफ द 5 बेस्ट बजट्स है कि एक की चीज पे बजट को देखा जाता है। जैसे हम लोग अपनी फैमिली के बजट को देखें, तो वो बजट अच्छा होगा जिस साल हमारी इनकम बहुत ज्यादा बढ़े। भाई, बजट सारा इनकम, आमदनी पे ही डिपेंड करता है। तो पिछले 30 सालों में किसी भी बजट में टैक्स से मिलने वाले इनकम इतनी नहीं बढ़ी थी जितनी पी चिदम्बरम के 2006-7 में बजट में। उन्होंने 30% ग्रोथ दिखाई थी। 30% सरकार की टैक्स आमदनी उस बजट में बढ़ी थी, और उससे ज्यादा कभी नहीं बढ़ी। जितना भी जीडीपी ग्रोथ आगे या पीछे गई, लेकिन तो जब सरकारी टैक्स आमदनी इतनी ज्यादा बढ़ेगी, ऑब्वियसली सरकार के खर्चे करना आसान हो जाता है, खर्चे ज्यादा चीजों पे खर्चा कर सकती है। आमदनी बढ़ना बजट के लिए बहुत बड़ी चीज है। जैसे कर्जा घटाना एक दूसरी चीज है, लेकिन मुझे लगता है आमदनी बढ़ाना और भी ज्यादा बड़ी चीज है। Of course, full credit doesn't go to Chidambaram, as I said earlier. Just like full discredit doesn't go to the financial, full credit canon. But he was there, and this budget led to 30% growth in tax revenue, and that is why it's one of our 5 budgets. जी, लेकिन उस समय क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण जो टैक्स कलेक्शन इतना ज्यादा हो पाया और आमदनी बढ़ गई हमारे देश? बिल्कुल। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, जसवंत सिंह जी के 2003-4 वजह से ये बात शुरू हो गई थी कि सरकारी अर्थव्यवस्था में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही थी काफी तेजी से। और 2006-7 एंड 7-8 एक्चुअली पिछले 30 सालों के सबसे अच्छे 2 साल रहे हैं जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से। और जब जीडीपी ग्रोथ बढ़ती है तो लोगों की इनकम बढ़ती है, कंपनीज का प्रॉफिट बढ़ता है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, तो सरकारी टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये साल वो बीचों बीच में आया, वो अच्छे समय जो हम लोग के 4-5 साल के थे इकोनॉमी के मिड 2000 में, ये एकदम बीच में था। तो इसको ऑब्वियसली इट वाज पॉसिबल फॉर मिस्टर चिदम्बरम टू शो ए 30% ग्रोथ, एंड ही शोड इट। उसके बाद आपने बताया कि 2007-8 में भी जो बजट पेश किया गया पी चिदम्बरम के जरिए, वो भी काफी बेहतरीन रहा हमारी इकोनॉमी के लिहाज से। उसमें क्या कुछ खास रहा, और उसको किस बेसिस पर आप कैटेगराइज करें? हाँ, तो इसके पहले जब हमने बजट की बात की, वो आमदनी के बढ़ोतरी की बात की थी। ये थे कि आप उस आमदनी को कैसे खर्च कर रहे हैं, सही जगह पे जा रहा है या गलत जगह पे जा रहा है। तो ये जो 2007-8 का बजट था, इसकी बड़ी बात ये थी कि इसने इन्वेस्टमेंट को सबसे ज्यादा बढ़ाया। जो सरकारी सही ढंग का जो सरकारी खर्चा होता है ना, वो भी डिबेटेबल है कि सही क्या है गलत क्या है, और उसमें अलग अलग ओपिनियन है, वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इस मिस्टर चिदम्बरम के इस बजट में जितनी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ हुई, जिसको कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं बजट के शब्दों में, उतनी इन 30 सालों के किसी और बजट में नहीं हुई थी। तो ये बजट इसलिए स्टैंड आउट करता है क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट को बहुत कस के बढ़ाया, और करीब 15% या जो एग्जैक्ट फिगर हम लोग बता देंगे, उसने उसको बढ़ा 71%, या ऑफ कोर्स, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज ऑलमोस्ट 72% बढ़ा था। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट एक साल में किसी भी गवर्नमेंट बजट में नहीं बढ़ा जी। इसके बाद फिर से पी चिदम्बरम ने जो बजट पेश किया, वो 2007-8 में आया। उसको भी आप अपने बेस्ट बजट की लिस्ट में डाल रहे हैं, उसके बकेट में डाल रहे हैं, तो उसके पीछे भी एक वजह रही। क्या वजह थी, और उसमें कितना आपको चेंजेस देखने को मिला? वो एक और है कि जैसे अभी हम लोगों ने कर्जा घटाने की बात की, इनकम बढ़ाने की बात की, और इनकम को सही जगह पे खर्च करने की बात की। ये एक चौथा क्राइटेरिया है कि गवर्नमेंट का जो डेफिसिट है, जो जिसको वो एक बहुत बड़ा चीज होती है, क्योंकि डेफिसिट जो है वो समझ लीजिए एक बुखार के थर्मामीटर की तरह होता है कि भाई इतना चला गया, उस रेंज में ही मैनेज करना चाहिए। और वहीं से सारी शुरुआत होती है कि आप नए टैक्स लगा सकते हैं या खर्चा कितना कर सकते हैं। इस साल 2007-8 के बजट में
पिछले 30 सालों का सबसे कम फिस्कल डेफिसिट था। इट वॉज ओनली डेफिसिट था, सरप्लस नहीं था, लेकिन सिर्फ 2.7% ऑफ इंडिया जीडीपी वॉज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ दैट ईयर। तो जो फिस्कल डेफिसिट इतना कम पिछले 30 सालों में कभी नहीं रहा। और जब डेफिसिट कम होता है तो सरकार के हाथ पैर बहुत खुल जाते हैं काम करने के, फिर वो बंधन डेफिसिट आपको बांध देता है। तो कम डेफिसिट आपके हाथ पैर को खोल देता है, और इससे कम डेफिसिट कभी नहीं रहा। एंड आई मस्ट क्लैरिफाई अगेन कि एक बार बोल दें कि फाइनेंस मिनिस्टर हर चीज ना तो कर सकता है ना करता है, लेकिन आई थिंक चिदम्बरम राइटली सो हैपन टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। वो सही जगह पे सही समय पे थे। तो और वो एक फेज थे उस गवर्नमेंट का, उन्होंने जो भी पॉलिसी लाई, जो भी डिसीजंस लिए थे, उनका चेहरा वो बनकर सामने आया। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय देश के। और अभी आप बता भी रहे थे फिस्कल डेफिसिट के बारे में, थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में हमारे जो व्यूअर्स हैं वो फिस्कल डेफिसिट को कैसे समझ सकते हैं, वो थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, तो ये थोड़ा डिफरेंट है कि जैसे अब आप जैसे फैमिली बजट करते हैं तो आपकी आमदनी है, खर्चा है, अगर आमदनी खर्चे से कम है तो डेफिसिट हो गया। सरकार का भी यही है, लेकिन एक बस बड़ा फर्क है। एक फर्क ये है कि सरकार उधार बहुत ज़्यादा ले सकती है। सरकार के उधार लेने पे कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना उधार ले सकती है। ऑफ कोर्स ओवरऑल लिमिट हो जाती है, जिसकी वजह से कि मतलब आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। तो फिस्कल डेफिसिट इन वेरी मतलब बहुत ही मोटे मोटे शब्दों में दिखाता है कि सरकार अपने आमदनी से कितनी आगे जा रही है। जो भी फर्क होता है, जैसे फिस्कल डेफिसिट जैसे मान लीजिए 6% फर्क है कि आपकी खर्चा आमदनी से, तो सरकार उतना ही बोरो कर लेगी। तो फिस्कल डेफिसिट की फिगर आपको दो चीजें दिखाती है कि सरकारी में आमदनी और खर्चे में फर्क कितना है और कितना गवर्नमेंट उधार ले रही है। जितना फिस्कल डेफिसिट है उतना ही उधार ले लेगी, क्योंकि सरकार फाइनली अपने टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल इनकम को हमेशा बराबर रखती है। जी, यहाँ पर आपने जो बताया, और हम अपने व्यूअर्स को यहीं पर ये बताना चाहेंगे कि हमारे बिज बजट 2023 के जो सीरीज में आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका बजट और देश का बजट अलग होता है और कितना समान होता है। इसके लिए भी एक खास वीडियो हम बताएंगे, आपको दिखाएंगे, और वो बताने के लिए भी हमारे साथ रोहित सर हमारे साथ जुड़ेंगे, और वो आपको बहुत आसान भाषा में बता पाएंगे कि बजट किस तरीके से आपका और सरकार का एक जैसा होता है और उसमें क्या अंतर होता है। सर आगे बढ़ते हैं, और जो अगला जो सबसे पांचवा जो पॉपुलर बजट हम कहते हैं वो रहा निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया था कोविड के बाद जो आया, वो काफी पॉपुलर रहा। आपके हिसाब से उसमें क्या खास था जिसके कारण वो पॉपुलर बना? हम लोग ने जो 5 क्राइटेरिया दिए थे, उसमें 5वां और आखिरी क्राइटेरिया था कि किस बजट ने सब्सिडी को सबसे ज्यादा कंट्रोल किया। अब सब्सिडी भी अच्छी सब्सिडी भी होती है, बुरी सब्सिडी। इंडिया जैसे कंट्री में जहां इतने लोग अभी भी पुअर हैं, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एब्सोल्यूट पुअर स्टिल लिव इन इंडिया, तो सब्सिडी तो होनी ही चाहिए बजट में, क्योंकि दैट्स हाउ यू ट्रांसफर मनी फ्रॉम रिच टू द पुअर एंड फंड सो मनी, मतलब आप स्कीम्स को। लेकिन सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो हुआ क्या था कि जब कोविड आया तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम शुरू किए, जिन लोगों की नौकरी गई, जिन लोग, तो 2019-20 के बजट में सब्सिडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो 2020-21 के बजट में जो उसके बाद आया, सब्सिडी को घटाने का बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उस साल निर्मला सीतारमण के बजट में सब्सिडी करीब 40% घटाई गई ना। ये चूंकि इतना ज्यादा उसके साल बढ़ गया था, तो अब दोनों तरफ से कह सकते हैं कि अरे इतना ज्यादा बढ़ गया था तो घटाना आसान था। वो बात भी सच है, लेकिन सब्सिडी घटाना कभी भी आसान नहीं होता किसी भी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि मतलब देश आदी हो जाता है सब्सिडी का। जी, एक बार जब मिल जाता है तो फिर वापस वो लेना मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक वो एक क्रेडिट देना चाहिए कि ठीक है, बढ़ गया था और बढ़ाना था, लेकिन कम से कम 40% अगले साल घटा लिया। लेकिन इसके एक साल पहले 135% बढ़ा था, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले बिल 135 बढ़ गया था, तो उसका 28%, तो भी 2 साल पहले के मुताबिक ये बहुत ज्यादा सब्सिडी बिल था। लेकिन घटा पाना ऐसे समय में जबकि कोविड की जो मारामारी थी वो पूरी खत्म नहीं हुई थी, मेरे ख्याल से थोड़ा क्रेडिट तो जरूर जाना चाहिए। तो ये इसलिए ये बजट उसलिए 5 में से एक बेस्ट बजट जाना जाता है। जी, तो हमने यहाँ पर 5 बजट के बारे में बात की और सबके क्राइटेरियाज आपने बताया कि एक बजट आमदनी के लिहाज से बहुत अच्छा था, आमदनी किसने बढ़ाई, उधार किसने कम किया, इन्वेस्टमेंट किसने सबसे ज्यादा बढ़ाया, फिस्कल डेफिसिट किसने सबसे ज्यादा कम रखा, और सब्सिडी किसने ज्यादा कम की। तो ये 5 बजट तो हमने जाना कि ये काफी बेहतरीन रहे, लेकिन जब हम ये देख रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं वो आपने पी चिदम्बरम के जो तीनों बजट थे उन्होंने जो पेश किया उसको इसमें रखा है।
आप क्या कहते हैं कि एक तरह से क्या हम कह सकते हैं कि पी चिदम्बरम ने काफी अच्छा काम किया और एज अ रिप्रेजेंटेटिव जो रहे वो गवर्नमेंट के, उनके दौरान जो एक कहते हैं ना गोल्डन पीरियड आया हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए, और हमारी इकोनॉमी उस समय बूस्ट पे थी? हाँ, तो इकोनॉमी तो बूस्ट पे थी दिन में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन हाँ, लोग पूछेंगे कि 5 में से 3 बेस्ट बजट डज नॉट, क्या बेस्ट बजट का ये मतलब है कि वो बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं? मेरे ख्याल से वो कंक्लूजन पे जंप करना उतना आसान नहीं है, हो भी सकता है वो नहीं। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मनमोहन सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 91 से लेकर बहुत सारे अच्छे बजट किए जो कि बहुत ही कठिन सर्कमस्टांस में प्रेजेंट किए गए थे। फिर 2009 का बजट बहुत ही कठिन स्थितियों में प्रेजेंट किया था क्योंकि 2008 की क्राइसिस हुई थी। अभी कोविड के बाद का बजट भी बहुत कठिन था। लेकिन कठिन परिस्थितियां कभी कभी गवर्नमेंट फाइनेंसेस को बहुत खराब कर देती हैं। तो इसलिए हम लोग की मेथोडोलॉजी में सर्कमस्टांसेस को नहीं कैप्चर किया गया, आउटकम को कैप्चर किया गया कि आपने ये बजट को, तो ये जो हम लोग, तो इसलिए आई थिंक चिदम्बरम जी 5 में से 3 बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके फेज में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छा कर रही थी। कुछ क्रेडिट उस सरकार को जाता है, कुछ पीछे की सरकारों को जाता है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म कर रखे थे जो कि यूपीए ने कंप्लीट किया, उसका फायदा तब हुआ, लेकिन उस समय नहीं हुआ था। तो आई थिंक चिदम्बरम जी का आना, कुछ क्रेडिट उनको है, बट लॉट ऑफ क्रेडिट की उस समय इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। जी, ऐसे भी ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो जो अगर पहले की जो भी गवर्नमेंट है या पहले जो भी बजट आया है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट नेक्स्ट बजट पर पड़ता है, सरकार पर पड़ता है और ग्रोथ पे पड़ता है। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो बजट पेश करने वाली हैं 2023-24 के लिए। आपको क्या लगता है, क्या ये भी मील का पत्थर साबित होगा? जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये 5 बजट काफी बेहतरीन रहे हमारे देश के लिए, तो उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपको क्या लगता है? तो 2 चीजें तो क्लियर लग रही थी कि एक तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू, जो कि हम लोग का एक क्राइटेरिया था बजट को इवैल्यूएट करने का, आई थिंक इस साल काफी अच्छी है। वो अभी तक के जितने आंकड़े आए हैं उससे लग रहा है कि गवर्नमेंट की टैक्स में, तो आई थिंक निर्मला सीतारमण जी अपने पिछले साल के एस्टिमेट से भी ज़्यादा अच्छा टैक्स ग्रोथ दिखाएंगी क्योंकि बहुत इनकम ग्रोथ हो रही है। लेकिन वो इतना बढ़ेगा जितना 30% था शायद नहीं, क्योंकि बेस अब इकोनॉमी बहुत बड़ी हो चुकी है। और आई थिंक चूंकि ये भी बोला जा रहा है कि चुनाव के पहले का ये पहला फुल बजट है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली कोई फुल और हाफ बजट होता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस के लिहाज से ये अच्छा बजट होगा। इसमें गवर्नमेंट की आमदनी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं बढ़ाया जाएगा, कर्जा पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, तो उसके बाद से। लेकिन लोग दूसरी तरफ से भी अच्छा बजट मानते हैं कि हमें कितनी ये चीज़ें मिल रही हैं, कि क्या सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, क्या टैक्स का घटाने की बात हो रही है। आई थिंक वहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखना ठीक नहीं है। मुझे लगने लगा कि इनकम टैक्स थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, हो सकता है एक स्लैब जो 5% के बाद जो 20% वाली स्लैब आती है उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन अगर उम्मीद ये है कि टैक्स बहुत घट जाएंगे, आई थिंक वो उम्मीद रखना गलत होगा। जी, तो ये ऐसे भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 5वां बजट होगा, और जैसा आप भी बता रहे थे कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है, तो ऐसे में उम्मीदें बहुत ज़्यादा लोगों के मन में भी हैं। और आप भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि टैक्स कलेक्शन के फ्रंट पर हो सकता है कि ये बजट अच्छा रहे, क्योंकि इससे पहले भी जितने भी डेटाज आए हैं तो हमने देखा है कि जितने मतलब टैक्स जो कलेक्ट हो रहा था वो आंकड़े उसके बढ़ते जा रहे हैं, लोग विलिंगली आगे बढ़कर आ रहे हैं। कोविड के दौरान हालांकि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी सी डगमगाई थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उम्मीद है कि इस बार का बजट भी वैसे ही बहुत बेहतरीन होगा और हमारे देश के ग्रोथ में वो कंट्रीब्यूट करेगा। रोहित सर, आप हमारे शो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अहम जानकारियां दी, और साथ ही जो 5 पॉपुलर बजट है और क्यों वो पॉपुलर है उसके बारे में भी बताया। उसके लिए तो पहले सबसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और हम आपसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि रोहित सर हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे बजट के कवरेज में। 1 फरवरी को वो हमारे साथ जुड़ेंगे, दिन भर लाइव सेशन में भी वो हमारे साथ रहेंगे, ताकि हम आपसे जो आपकी जो नॉलेज है वो ले सके और हम समझ सके, इवैल्यूएट कर सके कि जो इस बार का बजट है वो किस तरीके से प्रेजेंट हो रहा है और उसमें क्या कुछ खास है। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।